कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो सॉरी फॉर डिले, बट हमारा कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहा था यूट्यूब पे फॉर सम रीज़न। तो फिर अब चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आ रही है। दो 200 समथिंग पोस्ट है। तो नोटिफिकेशन का आप लोगों को वेट नहीं करना है। नोटिफिकेशन ये सुनने में आ गया है कि वैकेंसी आएगी। कब आएगी? 1 महीने में भी आ सकती है, दिसंबर लास्ट तक भी आपको सुनने में आ सकता है, या जनवरी भी जा सकता है। और क्योंकि जनवरी में प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, ये रीजन बन सकता है। बट देखते हैं कब तक नोटिफाई करते हैं ये लोग। तो हमको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। आप और हम मिलकर के यूपी जुडिशरी की तैयारी करेंगे और डोंट वरी, सिलेक्शन ले करके आएंगे। और इफ एनी केस अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो हम तैयारी अपने तरफ से 110% करेंगे। तो उसी यूपी जुडिशरी के ही अग्रसर करते हुए हम लोग अगर जीएस पोर्शन की बात करें तो उसमें 9 माइनर एक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं लास्ट ईयर। ठीक, तो हम अभी सबसे पहले ये हमारा 9 माइनर एक्ट्स का ये एक एक्ट है। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो इसका नाम है द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, और हिंदी में स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। अब इसमें देखते हैं चीजें दी क्या गई हैं। छोटा सा एक्ट है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। तो अब देखते हैं इसमें चीजें दी क्या गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, आप लोग देखते जाइएगा। बेरेक्ट होगा तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, और नहीं होगा तो कृपया ये सब वीडियोस देखा करें। तो आप लोग अपने सामने बेरेक्ट ओपन करके देखा करें। तो यहाँ सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 1 से लेकर के 10 तक में दिया गया है। और सेक्शन 1 की बात करें तो जैसे एज यूजुअल हर बेयर एक्ट में रहता है, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। धारा 2 में परिभाषाओं के बारे में दिया गया है, और 3 में स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्दृष्ट करने वाले विज्ञापनों पर प्रतिषेध है। और धारा 4 में स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्दृष्ट करने वाले पुस्तकों पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। धारा 5 में प्रयोग करने और तलाशी लेने की शक्तियां। धारा 6 में शास्ति की बात की गई है। धारा 7 में कंपनियों द्वारा अपराध किया गया है। धारा 8 में अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना। धारा 9 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण है। और धारा 10 है नियम बनाने की शक्ति। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं आगे। अगर हम सबसे पहले प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमको क्या क्या नोटिस करते हुए चलना है। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम किस ईयर का है? 1986 का है। और इसका अधिनियम संख्यांक है 60 है। अधिनियम संख्यांक 60 है। और राष्ट्रपति की स्वीकृति इसको 23 दिसंबर 1986 को मिली है। तो अगर हम धारा 1 की बात करें तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। तो इसको देखते हैं। इस अधिनियम में संक्षिप्त नाम स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। जैसा कि आप लोग बेयर एक्ट के फ्रंट पेज पे भी आप लोगों ने बेयर एक्ट का नाम देखा था, तो सेम एज इट इज नाम इसका है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। और इसका विस्तार की बात करें तो यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है, और यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। तो अधिसूचना की बात करें तो यह 2 अक्टूबर 1987 2 अक्टूबर 1987 को यह प्रवृत्त, इसका कमेंसमेंट डेट क्या है? 2 अक्टूबर 1987। अब इसकी परिभाषाओं की बात करें तो यदि हम परिभाषा खंड में जाते हैं तो इसमें हमको
ABCDEF 6 परिभाषाएं देखने में मिलती हैं। तो सबसे पहली परिभाषा की बात करें तो यह विज्ञापन की बात करता है। ठीक है, यह विज्ञापन की बात करता है। विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज है। आप लोगों ने भी विज्ञापन का कई तरीका देखा होगा कि किसी को इन्फॉर्म करके, कोई सूचना दे करके उसको एडवर्टीजमेंट कराना, कोई परिपत्र, कोई लेबल लगा होता है, किसी रैपर में उस कंपनी का या उस ब्रांड का नाम लिखा होता है, उससे विज्ञापन कराना, या कोई अन्य दस्तावेज जिससे विज्ञापन होता हो। इसके अंतर्गत प्रकाश, धुआं, ध्वनि या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्य रूपण भी है। यदि जैसे किसी लाइटिंग से, कोई प्रकाश से अपने एडवर्टीजमेंट कराता है किसी ब्रांड का, या फिर कोई ध्वनि से कराता है, धुआं से उस अपने ब्रांड का लोगो बनाता है, या किसी गैस के माध्यम से अगर विज्ञापन कराता है तो वह भी इसके अंतर्गत आएगा। और वितरण की बात करें, वितरण का मतलब आप लोग जानते होंगे कि बांटना होता है। वितरण करना मतलब बांटना के अंतर्गत नमूने के तौर पर, चाहे मुफ्त या अन्यथा, वितरण भी है। नमूने के तौर पर भी देते हैं, और चाहे मुफ्त में आप दे रहे हैं या अन्यथा, अन्यथा मुफ्त या अन्यथा, जब मुफ्त हो गया तो अन्यथा में क्या आएगा, या आप उसका कोई कंसिडरेशन ले करके उसको दे रहे हैं, तो वो वितरण हो गया। और फिर तीसरे में स्त्री अशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है। पहले यहाँ तक देखते हैं, किसी स्त्री की आकृति मतलब किसी लड़की का फिगर बनाना, ठीक, या उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का। जैसे लड़कियों थोड़ा अभद्रता वाला काम करना, किसी लड़की का कोई रूप बनाना या उसके किसी बॉडी पार्ट्स को बनाना, तो किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो। मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से किसी लड़की को बनाया जा रहा है, अच्छी सी ऐसे साड़ी पहना दी जा रही है, वो पूरा ड्रेसअप किया जा रहा है, तो उसकी बात नहीं कर रहा है। ये ऐसी बातें कर रहा है कि ऐसी कोई स्त्री की आकृति बनाई जा रही है, या उसके रूप को बनाया जा रहा है, या शरीर के किसी भाग को बनाया जा रहा है जो कि अशिष्ट हो। अशिष्ट का अगर सीधा सा मतलब निकाला जाए कि जिसमें शिष्टता ना होती हो, जिसमें जो अगर जैसे कहा जाता है कि महिलाएं हैं उनको बहन की नजरों से देखते हैं, तो शिष्टता होती है ना, ये हमारे संस्कार होते हैं, तो ये चीजें उसमें नहीं है, ऐसी कोई आकृति बनाता है। अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो, जिससे स्त्रियों की मानहानि होती हो, या मतलब अपमानजनक या निंदनीय हो, मतलब ऐसा कोई कार्य जो निंदा करने योग्य हो, जिसके बारे में आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आधार के विकृष्ट, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। तो स्त्री अशिष्ट रूपण का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो स्त्री मतलब महिला, अशिष्ट मतलब जिसमें शिष्टता ना हो, ऐसी चीजें, रूपण मतलब उसको दिखाना। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ हो गया। लेबल, लेबल से कोई लिखित, चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है। तो आप लोग लेबल सब जानते होंगे, ये सब व्यवहारिक वर्ड यूज किया जाता है। पैकेज, पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कॉर्टन, टिन या अन्य पात्र भी हैं, और विहित में इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। तो यदि इसकी परिभाषाओं को याद करने की बात करें तो जैसे पहले में विज्ञापन है, विज्ञापन का अगर आप सीधा सा मतलब निकालिए कि विज्ञापन में होता क्या है, चीजों को बांटा जाता है, वितरण किया जाता है। तो विज्ञापन में चीजों को बांटा गया, किससे रिलेटेड चीजों को बांटा गया, जो स्त्री अशिष्ट रूपण थी, मतलब जो स्त्रियों के लिए स्त्रियों की आकृति को जो दिखाते थे, जो अशिष्ट थे,
स्त्री अशिष्ट रूपण वाली चीजों को वितरण किया गया। और कैसे किया गया? लेबल के माध्यम से किया गया और पैकेज के माध्यम से किया गया, या फिर जैसा विहित किया गया उस माध्यम से उसको वितरण किया गया। तो आप ऐसे एक स्टोरी बना सकते हैं कि विज्ञापन का मतलब, विज्ञापन में चीजों को वितरण किया जाता है और किससे रिलेटेड चीजें थी? स्त्री अशिष्ट रूपण से रिलेटेड चीजें थी। और वह किस प्रकार से किया गया? लेबल से, पैकेज से, या अन्य विहित प्रकार से। अब धारा 3 की बात करें, हम लोग कोशिश करेंगे पूरा एक ही वीडियोज में कवर करेंगे। धारा 3 की बात करें तो स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्वृष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। तो इसमें कोई व्यक्ति कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्वृष्ट है प्रकाशित नहीं करेगा। कोई ऐसा विज्ञापन है, मतलब एडवर्टीजमेंट तो हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट है जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्वृष्ट है, मतलब उस एडवर्टीजमेंट में ऐसी कोई आकृति बनी हुई है, ऐसे कोई शरीर का भाग बना हुआ है जो निंदनीय है, किसके लिए? स्त्रियों के लिए, अपमानजनक है। तो यदि ऐसी कोई चीजें होती हैं तो उनका प्रकाशित नहीं करेगा, या प्रकाशित किसी दूसरे से भी प्रकाशित नहीं करवाएगा, अथवा उसके प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था भी नहीं करेगा, या उनमें पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा कि कोई और करवा रहा है तो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं। अगले सेक्शन की बात करें तो धारा 4 की बात करें तो धारा 4 में क्या कह रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्वृष्ट करने वाले पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। धारा 3 में विज्ञापन पर प्रतिषेध था, यहाँ पे प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध है। तो अब इसकी बातें करते हैं। इसमें सीधा सा लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति का जिसमें किसी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्वृष्ट है, उत्पादन नहीं करेगा या उत्पादन नहीं करवाएगा, विक्रय नहीं करेगा, उसको भाड़े पर नहीं देगा, वितरित नहीं करेगा, परिचालित नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा। इसने तो सीधा मना कर दिया कि ये सब चीजें नहीं करेगा, लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस प्रोवाइजो से आते। अब प्रोवाइजो की बात करते हैं। प्रोवाइजो एक तरह से समझिए जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसका अपवाद होता है। तो हम अगर प्रोवाइजो की बात करें तो परंतु इस धारा की कोई बात, पहला देखते हैं क, किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति को लागू नहीं होगी। इसके मेन पैरा में इन सब चीजों पर अप्लाई हो रहा है कि यह नहीं, प्रकाशन या इसका डाक द्वारा भेजने के पर प्रतिषेध किया गया। परंतु ये क्या कह रहा है कि ऐसा ये कार्य कर सकता है क्या, और कौन करेगा? जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए हुआ हो, के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि मतलब जो भी पुस्तक, पुस्तिका छप रही है वो लोक कल्याण के लिए उसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है, उसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए हो रहा है। कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में हो। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लोक कल्याण के लिए प्रकाशन करने का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए ये साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वसाधारण संबंधी उद्देश्य के लिए हो तो इसका प्रकाशन किया जा सकेगा। अगर दूसरे की बात करें तो जो सद्भाव पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती हैं। कोई ऐसी पुस्तक है जो धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई है या धर्म के काम में उसको यूज किया जाता है, तो उन पर भी आप प्रतिषेध नहीं लगा सकते हैं। ख की बात करें
किसी ऐसे रूपण को लागू नहीं होगी, मतलब किसी रूपण मतलब किसी आकृति रूप को वह लागू नहीं होगी। किसको लागू नहीं होगा? प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्वीय स्थल, सॉरी, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में किसी प्राचीन संस्मारक पर, आप लोगों ने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो वहां पर बहुत सी चीजें हमको मिली हैं साक्ष्य के रूप में। उसमें बहुत सी आकृतियां भी मिली हैं, मूर्तियां भी मिली हैं। तो यदि उसमें कोई ऐसी ऐसी कोई मूर्तियां होती हैं जो अशिष्ट रूपण की तरह दिखता है, लेकिन वह पुरातात्विक होने के नाते, प्राचीन संस्मारक होने के नाते उन पर यह चीजें, उसके प्रकाशन और डाक द्वारा भेजने पर प्रतिषेध नहीं लगाया जाता है। और इसका इसका दूसरा देखें, रूपण किस पर लागू नहीं होगा? किसी मंदिर पर या उसमें या मूर्तियों की प्रवहरण के उपयोग में लाए जाने या किसी धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर। तो इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि यदि धर्म धर्म से संबंधित कोई चीजें हैं तो उन पर भी लागू नहीं होगा। अब ग की बात करें, या कोई ऐसी फिल्म को भी लागू नहीं होगी जो चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होते हैं। जिस पर भाग 2 का उपबंध लागू होगा उस पर भी यह लागू नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, धारा 5 की बात करें तो यहाँ प्रवेश है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ प्रयोग लिखा हुआ है बट ये गलत प्रिंट हुआ है। यहाँ प्रवेश है, आप लोग इंग्लिश वर्जन देखेंगे, अगर आप लोगों में भी प्रयोग लिखा हुआ है तो आप लोग करेक्ट कर लेंगे। तो प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियां, तो अगर इसका पहला सब क्लॉज पढ़ा जाए तो ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उस क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत है, वह क्या क्या कर सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो ये सब कार्य करने के लिए प्राधिकृत है वही यह करेगा, लेकिन करेगा क्या? अब पहला देखते हैं, किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है। कोई स्थान है जहां उसको यह विश्वास करने का कारण हो जाता है कि यहाँ कोई अपराध किया गया है, किसके अधीन? इस एक्ट में, जो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम है, उस अधीन कोई अपराध किया गया है। ऐसे सहायकों के साथ, मतलब जो वहां पे हेल्प कर रहे होंगे, ऐसे सहायकों के साथ यदि कोई हो जिन्हें वह आवश्यक समझे, सभी उचित समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा। जितने भी जो तलाशी लेने के लिए आ रहे हैं उनके साथ जितने और भी लोग रहेंगे, यदि वह आवश्यक समझे तो यदि सभी उचित समयों पर वह प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा। और दूसरे की बात करें तो कोई ऐसा विज्ञान अथवा कोई ऐसी पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति अभिगृहित कर सकेगा जिसके बारे में यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है। और तीसरा है, खंड क में उल्लिखित किसी स्थान में किए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा, और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है तो उसे अभिगृहित कर सकेगा। तो अगर पहले की बात करें तो वह किसी स्थान में प्रवेश कर रहा है, तो तीसरे में यही कह रहा है कि अगर उस स्थान में प्रवेश करता है और वहां पे कोई दस्तावेज उसको मिल जाता है या कोई साक्ष्य के रूप में कुछ मिल जाता है तो उसकी परीक्षा करा सकेगा, और उस यदि साक्ष्य मिलता है तो उसको वह अभिगृहित कर लेगा। अभिगृहित मतलब कि अपने कब्जे में ले लेगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसमें भी देखिए एक प्रोवाइजो दिया गया है, परंतु इस उपधारा के अधीन कोई प्रवेश प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना नहीं किया जाएगा। यदि कोई
निवास गृह है वहां पर वारंट के बिना कोई भी इंसान ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु यह और के इस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग किसी ऐसी दस्तावेज वस्तु या चीज के लिए जिसमें ऐसा कोई विज्ञापन अंतर्विष्ट है, उस दस्तावेज वस्तु या चीज के अंतर वस्तु सहित यदि कोई हो किया जा सकेगा, यदि वह विज्ञापन समुद्रित होने के कारण या अन्यथा उस दस्तावेज वस्तु या चीज से उसी समग्रता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सेकंड क्लॉज देखिए, सीआरपीसी के उपबंध अभिग्रहण, जो अभिग्रहण है और गिरफ्तारी का है, स्थान की तलाशी लेने की बात जो कही गई है वो सीआरपीसी से कनेक्ट होगी। और धारा 3 की बात, सब क्लॉज 3 की बात करें तो जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड ख या खंड ग, आप लोग देख पा रहे होंगे, जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड ख या खंड ग के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है, वहां वह यथाशक्य शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त कर सकेगा। तो यदि उसको कोई वस्तु मिलती है तो उसको अपने कब्जे में लेगा और जितना जल्दी हो सके वह निकटतम मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेगा। अब धारा 6 की बात करें तो ये पेनाल्टी की बात करता है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। जो कोई धारा 3 और धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, प्रथम दोष सिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 2000 रुपए तक का हो सकेगा। तो ये कह रहा है कि यदि आप फर्स्ट टाइम धारा 3 और धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो आपको 2 वर्ष का कारावास होगा और 2000 रुपए तक का आपको जुर्माना लगेगा। लेकिन द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्ध की दशा में अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो 10,000 रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। मतलब कि अगर फर्स्ट टाइम होता है तो 2 वर्ष का कारावास, 2000 रुपए जुर्माना, लेकिन अगर सेकेंड टाइम होता है तो मिनिमम 6 मास की कारावास और मैक्सिमम 5 वर्ष का कारावास और मिनिमम अमाउंट 10,000 और मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकेगा। और अगली धारा देखते हैं, कंपनियों द्वारा अपराध। तो इसमें सीधा सा कह रहा है, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक है और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराधी के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। इसका मेन कॉमन फैक्टर है कि यदि कोई कंपनी द्वारा अपराध किया जा रहा है तो उस कंपनी को जो चला रहा है, जो भार साधक है उसका, और जो कंपनी द्वारा अपराध किया गया है उसके लिए वह लायबल होंगे और पनिशमेंट भी उन्हीं को दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइजो देखते हैं। इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण के लिए सभी समय तत्परता बरती थी। यदि उसको लायबल नहीं होना है तो दो चीजों को उसको साबित करना होगा। पहला कि जो अपराध कंपनी द्वारा किया गया है वह उसकी जानकारी के बिना किया गया है, और यदि ये एक बात साबित करना होगा, इसके अलावा या दूसरी बात है कि वह अपराध के किए जाने के निवारण के लिए उसने सम्यक तत्परता बरती थी, लेकिन फिर भी वह अपराध हो गया, लेकिन वह लायबल नहीं होगा। और उपधारा 2 की बात करें तो उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है
तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है। यदि कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया है और यदि यह साबित हो जाता है कि उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं और उसका जो सेक्रेटरी है और या फिर एनी अदर ऑफिसर है, वह उनके कंसेंट में और उन हर चीज उनकी जानकारी में ही किया गया है, तो या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है। वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, तदनुसार उसे दंडित किया जाएगा। किसको? जो कंपनी के निदेशक हैं, प्रबंधक हैं, सचिव हैं या अन्य अधिकारी हैं, उनमें से किसी को भी। अब अगला देखिए, अगला नहीं, उसी का स्पष्टीकरण है। कंपनी का अर्थ बताया गया है। कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है। और दूसरा, किसी फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। यदि कंपनी है तो कंपनी में डायरेक्टर माना जाएगा, और यदि कोई फर्म है तो फर्म में जो पार्टनरशिप पर जो पार्टनर रहेगा उसको उस निदेशक माना जाएगा। अब धारा 8 की बात करें, इससे प्री में बहुत पूछते हैं। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानती होगा और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा। मतलब इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध किया जा रहा है वह जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा। धारा 9, सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या किसी सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, मतलब केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार या किसी सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध ये सारी कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी। और धारा 10 नियम बनाने की शक्ति की बात करते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट रहता नहीं है। तो ये आपका एक एक्ट खत्म हो गया है। ऐसे हमारे पास अभी 8 एक्ट बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे ये भी खत्म करते जाएंगे। आप लोग बस वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर लगता हो कि हाँ आप लोगों की फ्रेंड सर्कल में ये बेनिफिट दे सकता है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।